हेलो स्टूडेंट्स। आपने कोलिजन के टू टाइप्स की स्टडी करा, इलास्टिक कोलिजन एंड इनइलास्टिक कोलिजन। उसमें हम लोगों ने वन डायमेंशनल कोलिजन लिया है। अब हम लोग लेने जा रहे हैं टू डायमेंशनल कोलिजन, जिसको ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन। अब ये ऑब्लिक कोलिजन इलास्टिक भी हो सकते हैं, इनइलास्टिक भी हो सकते हैं। जैसा कि हमने आपसे बात करा है, कोलिजन के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट बिफोर कोलिजन, सेकंड ड्यूरिंग कोलिजन और थर्ड है आफ्टर कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे पर एक्शन रिएक्शन म्यूचुअल इंटरेक्शन के फोर्स लगाते हैं। ये इंटरेक्शन फोर्स बिफोर कोलिजन नहीं होते हैं, आफ्टर कोलिजन भी नहीं होते हैं। एंड सो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इक्वल होते हैं, आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। तो सभी कोलिजन में आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप यूज करिए, उससे इक्वेशन फॉर्म करिए। यदि इलास्टिक कोलिजन होता है तो तब वहां पर टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट लेना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होते हैं। आइए हम लोग लेते हैं ऑब्लिक कोलिजन, टू डायमेंशनल कोलिजन। दिस इज आल्सो टू डायमेंशनल कोलिजन। अब सबसे पहले हम इसकी फिगर ड्रॉ करना चाहेंगे। लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ऑरिजिन। सपोज एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट चल रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। मास इसका m1, सेंटर ऑफ मास इसका हमने लिया है एक्स एक्सिस पर। अब वेलोसिटी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी को बोला हमने u1। और बच्चों हम लोगों ने बात करा है आपसे कि जो बॉडी हिट करता है उसको स्ट्राइकर या प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं लोग। जिसको हिट करता है उसको टारगेट बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा स्ट्राइकर बॉडी, प्रोजेक्टाइल। ये नोमेनक्लेचर मैं स्टैंडर्ड बुक से ले रहा हूं क्योंकि ये जानना जरूरी है आपको, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स कंपटीशन में आएंगे आप उसको पहचानेंगे तभी सॉल्व करेंगे। तो जो स्टैंडर्ड बुक है, वर्ल्ड की बेस्ट बुक, हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर, वहीं से मैं टर्मिनोलॉजी लेता हूं और साथ में एनसीईआरटी से लेता हूं। आप भी इन दोनों बुक से थोड़ा सा जरूर मैच करिए, ठीक है। कोई वीडियो अलग से आप देखते हैं और या कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको थोड़ा एनसीईआरटी से जरूर मैच करिए, हैलिडे रेसनिक से थोड़ा मैच जरूर करिए। अब इसके सामने कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा मैंने नीचे लिया। अब ये चल रहा है इनिशियल वेलोसिटी u2 से, इसके मास को m2 सपोज करा हमने बिफोर कोलिजन। अब दोनों में कोलिजन होता है, यदि u1 ग्रेटर देन u2 है तो m1 m2 को हिट करेगा, ठीक है, कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद आफ्टर कोलिजन अब देखिए कि क्या होगा। थोड़ा मैं इसको अलग करके दिखाता हूं आपको। ये ऑब्जेक्ट, इसकी सेंटर ऑफ मास, इसकी सेंटर ऑफ मास, इसकी सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर है, ये ऊपर है, इससे ये ऊपर है। अब देखिए कि ऑब्जेक्ट मास m1 का, ऑब्जेक्ट मास m2 का, ये दोनों चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। एक की वेलोसिटी u2, दूसरे की वेलोसिटी u1। अब बच्चों जब ये हिट करेंगे, जब ये हिट करेगा इसको, तो देखिए साइड से हिट कर रहा है, साइड से मारेगा इसको, साइड से मारेगा तो क्या होगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएंगे।
तो अपने इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इनिशियल लाइन ऑफ मोशन से जब हट जाता है ऑब्जेक्ट, दाएं बाएं ऊपर नीचे जब डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इसी कोलिजन को नाम दिया गया ऑब्लिक कोलिजन। क्यों डिफ्लेक्ट होते हैं मैं आपको दिखाता हूं। जहां पर स्ट्राइकिंग पॉइंट है, ठीक है, स्ट्राइकिंग सरफेस है, स्ट्राइकिंग सरफेस पर एक्शन रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर होते हैं। स्फीयर यदि आप लिए हैं तो स्फीयर का रेडियस जो होता है वो सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। M1 ने M2 को मारा, एक्शन का फोर्स लगा इधर के तरफ, एक्शन का फोर्स लगा, इसको मैं FA बोल देता हूं, या चलिए एक्शन ही बोल देते हैं, एक्शन। तो रिएक्शन का फोर्स इस लाइन के अलोंग अपोजिट लगेंगे, ठीक है, ये हो गया F रिएक्शन। अब देखिए बच्चों क्या होगा, जब ये ऐसे आगे बढ़ेगा u1 वेलोसिटी से, ठीक है, हिट किया, आगे बढ़ने की कोशिश किया, ये फोर्स क्या करेगा, इसको ऊपर थोड़ा सा पुश करेगा, एंड सो M1 मास की बॉडी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और M2 मास की बॉडी पर क्या देख रहे हैं, ये जो हिट किया तो फोर्स किधर लग गया, एक्शन का फोर्स इस पर किधर लग गया, नीचे की तरफ, एंड सो ये ऐसे सीधे नहीं चल पाएगा, ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूं, M1 मास की बॉडी, थोड़ा साइज छोटा बड़ा हो जाता है चलेगा, लिख देंगे M1 मास की बॉडी, ये गया इधर के तरफ v1 वेलोसिटी से, और M2 मास की जो बॉडी है ये इधर के तरफ चला गया, थोड़ा साइज छोटा हुआ चलेगा, फिगर में मास M2 मास M1 ये चला गया v2 वेलोसिटी से, एंगल θ1 सपोज कर लेते हैं, ये एंगल जो है इसको θ2 सपोज कर लेते हैं। अब मैंने जैसा कि लॉज ऑफ मोशन के समय आपको पढ़ाया था, लॉज ऑफ मोशन में यदि कभी टू डायमेंशनल लीनियर मोमेंटम आपके पास आ गया तो क्या करिए, उसको अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रिजॉल्व कर लीजिए, जैसे फोर्स को करते हैं रिजॉल्व, और अलोंग एक्स एक्सिस एक बार मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए, फिर अलोंग वाई एक्सिस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा लीजिए, टू इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व कर दीजिए, इनइलास्टिक इलास्टिक सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ओनली इलास्टिक कोलिजन होगा यदि तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ले लीजिएगा, नहीं यदि कहीं इनइलास्टिक कोलिजन होता है, लॉस ऑफ एनर्जी यदि प्रॉब्लम ने दिया, तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको समझा दिया है लॉस ऑफ एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसको लगा लीजिएगा, बस अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तब यहाँ पर M1 V1 लीनियर मोमेंटम P1 सपोज कर लीजिए, M2 V2 लीनियर मोमेंटम को P2 सपोज कर लीजिए, ठीक है, और मोमेंटम को रिजॉल्व कर लें हम अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, या वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लें अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, और बाद में m इनटू वेलोसिटी कर लें, वेलोसिटी का कंपोनेंट इनटू मास कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए तो वेलोसिटी को ही मैं रिजॉल्व कर देता हूं, ये ले लिया हमने वाई एक्सिस, चलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पैरेलल। अब V1 का कंपोनेंट इधर के तरफ क्या लेंगे हम, V1 cos θ1, V2 का कंपोनेंट इधर क्या लेंगे, V2 cos θ2, V1 का कंपोनेंट इधर ले लिया V1 cos θ1, तो इधर क्या लेंगे, जैसा रिजोल्यूशन तो आपको पता है, V1 sin θ1, V2 का कंपोनेंट इधर लिया हमने V2 cos θ2, तो फिर इधर क्या लेंगे, इधर लेंगे हम लोग V2 sin θ2, और ओरिजिन के नीचे हो गया तो माइनस साइन भी दे दीजिए। चलिए रिजोल्यूशन हो गया। अब कंजर्वेशन आप लीनियर मोमेंटम लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं, बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम करेंगे, तो लगाइए। चलिए मैं बोलता हूं, एक लाइन लिखिए, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। चलिए एक्स एक्सिस का लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की मास m1, वेलोसिटी u1 अलोंग एक्स एक्सिस, दूसरे की मास m2, वेलोसिटी u2 बिफोर कोलिजन।
अब देखिए ये हो गया फर्स्ट की लीनियर मोमेंटम, ये हो गया सेकंड की लीनियर मोमेंटम। अब टोटल मोमेंटम हमने बिफोर कोलिजन निकाला, इसमें हमने प्लस क्यों किया? तो जैसा कि आप पढ़े हैं, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? एक का मैग्नीट्यूड प्लस दूसरे का मैग्नीट्यूड, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए दोनों मोमेंटम m1 u1 m2 u2 को हमने ऐड करा। नहीं, यदि अपोजिट होता कहीं तो फिर वहां पर m1 u1 m2 u2 जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर लेंगे। ये हो गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब इक्वल टू करेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग m1 मास की जो ऑब्जेक्ट है इसका मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 cos थीटा 1। m2 मास वाले ऑब्जेक्ट का मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा? m2 v2 cos थीटा 2। ऐड कर लीजिए, तो फिर m1 v1 cos थीटा 1 प्लस m2 v2 cos थीटा 2 एक इक्वेशन बन गया। फिर y एक्सिस का लॉन्ग सेम काम करेंगे, तो डिफाइन करिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस। y एक्सिस का लॉन्ग देखिए, y एक्सिस का लॉन्ग कोई वेलोसिटी नहीं है बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन भी, बिफोर कोलिजन m2 के पास भी कोई वेलोसिटी नहीं है y एक्सिस का लॉन्ग, लेकिन आफ्टर कोलिजन में देखिए m1 की वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग v1 sin थीटा 2, m2 की वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग v2 sin थीटा 2। डायरेक्शन तो नेगेटिव डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लिए हैं, तो निकालिए। तो बिफोर कोलिजन y एक्सिस के अलोंग एक का मोमेंटम m1 वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0, दूसरे के मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग 0, क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी y एक्सिस के अलोंग 0। नाउ इक्वल टू आफ्टर कोलिजन m1 का मोमेंटम m1 v1 sin थीटा 1, m2 का मोमेंटम y एक्सिस के अलोंग माइनस m2 v2 sin थीटा 2, m2 v2 sin थीटा 2। अब इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर जैसे आप जीरो को राइट साइड कर लीजिए सोल्यूशन, तो जैसे आप करते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ यू कैन सॉल्व, आप कर सकते हैं सोल्यूशन। चलिए मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, m2 v2 sin थीटा 2 माइनस m1 v1 sin थीटा 1। नाउ दिस इज इक्वल टू 0, राइट साइड कर लिए, इक्वेशन नंबर 2। और यदि इलास्टिक कोलिजन होता है तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन ले लीजिए वहां पर, तो मेंशन कर लीजिए इफ कोलिजन इज इलास्टिक, मेंशन कर लीजिए इफ कोलिजन इज इलास्टिक देन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कंजर्व्ड, ब्रैकेट में लिख लीजिए कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट का क्या होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर एक का प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर दूसरे का। एनर्जी स्केलर है इसलिए कोई डायरेक्शन की बात नहीं होगी। आफ्टर कोलिजन एक का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 v1 स्क्वायर, दूसरे का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये यदि इलास्टिक कोलिजन होता है तो फिर आप इसको यूज कर लेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। चलिए बच्चों, अब हम इसको सॉल्व करके निकालना चाहेंगे, क्या निकालना चाहेंगे? v1 v2 थीटा 1 थीटा 2, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम में आराम से निकल आएंगे, जो भी अननोन होगा निकल आएंगे। चलिए एक एग्जांपल इस पर सेट कर लेते हैं हम लोग। बॉडी ऑफ mass 2 kg, mass 2 kg moving with a speed 10 meter per second
moving with a speed 10 meter per second, collides with an identical body जब भी बोले तो समझ लीजिएगा सेम मास एट रेस्ट। थोड़ा प्रॉब्लम की साइज में छोटा कर रहा हूं, सेकंड बॉडी को रेस्ट में ले रहा हूं। फाइंड वेलोसिटी ऑफ other body. Find velocity of other body if velocity of one body is 5 meter per second at 60 degree with the initial direction of its motion। चलिए अब इसमें हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन जो लगाएंगे उसके लिए फिगर ले लेंगे। जो फिगर आपके सामने में है ये फिगर ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्लिक कोलिजन में फिगर चाहिए, बिना फिगर के काम करेंगे तो गलत हो सकता है। तो बस यही फिगर आपको लेना है जो आपके सामने में है। चलिए, तो इसलिए मैं दोबारा फिगर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, इसी फिगर से मदद ले रहा हूँ। अब जैसा कि मैंने आपसे बोला है, जो हिट करेगा उसको फर्स्ट बॉडी मान के चलिए हमेशा, जिसको हिट करेगा सेकंड बॉडी, ठीक है। तो फर्स्ट बॉडी मास m1 कितना है 2 kg, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 कितना है, मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। अदर बॉडी मास m2 आइडेंटिकल है एंड सो 2 kg। फिर अदर बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u2 collides with an identical body at rest। जो दूसरी बॉडी है वो रेस्ट में है, u2 0। नाउ हमको दिए हैं प्रॉब्लम में वन बॉडी का स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 60 डिग्री, बट ये नहीं बोला कि फर्स्ट बॉडी या सेकंड बॉडी। आप पर डिपेंड करता है कि फर्स्ट बॉडी का हम लें ये डेटा या सेकंड बॉडी के लिए लें, आपकी मर्जी है। चलिए मैं फर्स्ट के लिए ले लेता हूँ। तो फिर v1 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ अदर बॉडी आफ्टर कोलिजन। थोड़ा सा वर्ड बढ़ा देता हूं, आफ्टर कोलिजन के बाद, ठीक है। आफ्टर कोलिजन के बाद निकालना है, आफ्टर कोलिजन। नाउ एंगल θ1 दे दिया हमें कितना 60 डिग्री। अब हमें चाहिए क्या, चाहिए हमें v2, दूसरे की वेलोसिटी चाहिए हमें, और साथ में क्या चाहिए θ2। चलिए बच्चा, डेटा कलेक्ट कर लिया हमने और अब आराम से आपके सामने में इक्वेशन है, यूज कर दीजिए, डाल दीजिए इन इक्वेशंस में जो भी वैल्यूज हैं उसको पुट करिए, अपने आप निकल जाएंगे। सोल्यूशन के लिए मैं बोलता हूं आपसे कि आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके सोल्यूशन के लिए कभी हेजिटेट नहीं करेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पुट करते हैं पहले इक्वेशन 1 में, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इसमें डालिए वैल्यू m1 के जगह पर रखा 2, u1 के जगह पे 10 प्लस m2 के जगह पर 2, u2 के जगह पे 0 रखा। नाउ इक्वल टू m1 2 v1 कितना है हमारा 5 cos θ1 cos 60 डिग्री कितना होगा 1/2 cos 60 डिग्री, θ1 के जगह पर रखा 60 डिग्री 1/2, देन प्लस m2 के जगह 2 मास m2 इज 2, v2 मालूम नहीं, cos θ2 मालूम नहीं। चलिए बच्चों, अब इसमें हम लोग
यदि 2 से डिवाइड ले लें, 2 से सबको डिवाइड कर दें, तो फिर क्या मिलेगा हमें 10 इक्वल टू 5/2। अब इसको मैं 2.5 लिख देता हूँ। 5/2, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2v2 cos θ2। नाउ नहीं, 2 कैंसिल हो चुका है, 2 से डिवाइड हो गया है। अब v2 cos θ2, v2 cos θ2 इक्वल टू 2.5 इधर लाइए तो क्या होगा 7.5, इक्वेशन नंबर 1। देखिए छोटा सा इक्वेशन आ गया। अब इक्वेशन 2 को यूज करिए, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग y एक्सिस को यूज करिए। m2 के जगह 2v2 sin θ2 माइनस m1 के जगह 2v1, v1 इज 5 रखा, sin θ1 sin 60 डिग्री इक्वल टू 0। नाउ फिर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो बच गया v2 sin θ2 इक्वल टू, ले जा रहे हैं राइट साइड, 5 माइनस है, उधर गया 5 sin 60 डिग्री कितना होगा √3/2। ठीक है, चलिए नाउ ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको 2 ले लें हम। ठीक है, 1 से 1 फॉर्म हो गया, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 2 फॉर्म हो गया। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करके हमें निकालना है क्या, v2 और θ2। चलिए बच्चों तब सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करके क्या आता है। ठीक है, सॉल्यूशन तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, सॉल्यूशन कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ये मान के चलिएगा। ठीक है ना, तो चलिए निकालते हैं। अब हम क्या करें, तो सॉल्यूशन एकदम क्लियर देखिए यहाँ से दिख रहा है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, आपको निकल जाएगा v2। कैसे, sin स्क्वायर θ2 प्लस cos स्क्वायर θ2 1 हो जाएंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, v2 स्क्वायर कॉमन कर दिया इसका स्क्वायर, तो cos स्क्वायर θ2 इसका स्क्वायर, तो प्लस sin स्क्वायर θ2, v2 स्क्वायर कॉमन राइट साइड में आइए, 7.5 का स्क्वायर करें। ठीक है, प्लस 5√3/2 का स्क्वायर करें, 5√3/2 का स्क्वायर करिए। नाउ v2 स्क्वायर इक्वल टू, जरा इसको सॉल्व करके चेक करिए क्या आता है। ठीक है, 7.5 का स्क्वायर करें तो कितना होगा। ठीक है, या फिर इसको डेसिमल हटा दीजिए, 7.5 75/10 कर देते हैं स्क्वायर, प्लस 25 का स्क्वायर इंटू 3/4। इसको सॉल्व करें तो कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दें तो 15 और ये हो गया 2। नाउ v2 स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 प्लस 75 4 का स्क्वायर 4 एलसीएम में चला गया हमारा। नाउ v2, अब ये कितना देख रहे हैं 300/4 एंड सो v2 इक्वल टू √300/4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 300 को 100√3 लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ ये हो गया 100 का रूट लिया तो 10√3 2 का 4 का रूट आ गया 2, तो फिर ये हो गया हमारा कितना 5 मीटर पर सेकंड। चलिए तो ये निकल गया v2 निकल गया। तो फिर अब इसके बाद हमें चाहिए θ2। तो θ2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो डिवाइड कर दीजिए कोई भी इक्वेशन, 1 को 2 से या 2 को 1 से किसी को डिवाइड कर दीजिए, तुरंत निकल जाएगा आपको θ2। चलिए मैं डिवाइड करता हूं इक्वेशन साइन वाले को, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देता हूं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, v2 से v2 कैंसिल, ये हो गया sin θ2 बाई cos θ2 tan θ2 इक्वल टू राइट साइड 5√3/2 डिवाइड बाई 7.5 करें। जरा इसको सॉल्व करके देखिए तो डेसिमल हटाया, ऊपर 10
ऊपर 10, 5 2 जा 10, 5 से ये हो गया 15, 5 3 जा 15, 2 से 2 कट गए, √3 से 3 को डिवाइड करिए, 1/√3, एक √3 कैंसल, एक √3 बचा नीचे, एंड सो θ2 इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री। तो देखिए बच्चों, जो सेकंड बॉडी है, सेकंड बॉडी जो है 30 डिग्री पर इधर जाएंगे, कितने स्पीड से जाएंगे, 5/√3 मीटर पर सेकंड। यही है ऑब्लिक कोलिजन। बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। टू लाइंस के अलाउ मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दीजिए, निकल जाते हैं अपने आप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और नया चीज हम लोग सीखेंगे, जिसमें कि एक बॉडी किसी सरफेस से कोलाइड करता है। जैसे मान लीजिए कि फ्लोर से कोई बॉल कोलाइड करता है, दीवार से कोई वॉल से कोई बॉल कोलाइड करता है। तो सरफेस से जब बॉडी कोलाइड करते हैं तो वहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, चलिए ये लाइट की टर्म आप सुन रहे हैं मैकेनिक्स के अंदर, आइए दिखाता हूं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन कोलिजन विथ सरफेस, आइए लिख लीजिए। कोलिजन of an object with a stationary massive, बहुत ज्यादा मास वाला सरफेस या सरफेस ऑफ अ बॉडी, सरफेस ऑफ अ बॉडी, ठीक ना, सरफेस ऑफ अ बॉडी, सरफेस ऑफ मासिव बॉडी, बहुत ज्यादा मास वाला बॉडी, जैसे कि फ्लोर हो गया, वॉल हो गया, एक बॉल से ट्रक पे मार दिया हमने, ठीक है, इस तरह के। अब इसमें यहां पर टर्म है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस का हम पता लगाएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं आई से डिनोट कर दे रहा हूं, आई जो आप 10th क्लास में डिनोट किए हैं, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से इसको डिनोट कर रहा हूं। चलिए बच्चों, आपके 10th से मिलता जुलता फिगर में लेता हूं। लिया हमने एक, ये फ्लोर है या टेबल की सरफेस मान लीजिए, टेबल टॉप मान लीजिए, एक ये ऑब्जेक्ट आया, हिट किया टेबल को, मास इसका लेते हैं m1, फर्स्ट बॉडी, इसने हिट किया टेबल को। अब ये हो गया हमारा सेकंड बॉडी, टेबल टॉप, बॉल से, छोटा बॉल से हिट किए हैं, या मान लीजिए कि अर्थ की सरफेस है, इसको हिट किया, हमारे घर का फ्लोर है, फ्लोर को हिट किया बॉल ने, मास इसका बहुत बड़ा है, m2 इज वेरी लार्ज, या कहिए टारगेट इज वेरी लार्ज, वेरी हैवी, वेरी मासिव, बहुत ज्यादा मास वाला टारगेट हो गया, ये स्ट्राइकर हो गया, प्रोजेक्टाइल हो गया, हिट करने वाला, ठीक है। अब प्रोजेक्टाइल से प्रोजेक्टाइल मोस्ट नहीं समझेंगे, जैसा कि बच्चों मैंने बोला है, मैं स्टैंडर्ड बुक की टर्मिनोलॉजी यूज करूंगा ताकि आप आईआईटी मेडिकल में क्वेश्चन को फील कर सकें। बुक का रेफरेंस दे चुका हूं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक के सेकंड पार्ट, एनसीईआरटी के सेकंड पार्ट के पीछे आप एक बार देखिएगा कितने सारे बुक का नाम लिखा हुआ है, उसी में बेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड मिलेगा आपको, नाम लिखा हुआ हैलिडे, रेसनिक, वॉकर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स। चलिए उसका रेफरेंस लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। नाउ ये हिट किया बॉडी ने फ्लोर को, ठीक है, इसको मैं बोल भी देता हूं फ्लोर। चलिए इसी को दीवार भी मान सकते हैं, वाल खड़ा कर दिया ऐसे, इसी को खड़ा कर दिया ऐसे, तो वाल समझ लीजिए। अब यहां से बॉडी टकराया, एक बॉल टकराया और वापस गया इधर। अब इधर के तरफ जो बॉल जा रहा है, इधर के तरफ मैं थोड़ा आगे करके दिखा देता हूं, ये हो गया बॉल, मास तो इसका m1 ही रहेगा, वेलोसिटी जो है
इनिशियल को मैं u1 बोल दे रहा हूं और बाद की वेलोसिटी को v1 बोल दे रहा हूं। फ्लोर की वेलोसिटी पर सोच लीजिए, ये सेकंड बॉडी हो गया, इसका वेलोसिटी क्या लेंगे? यदि ये वाल है, खड़ा हो गया, ऐसे वाल हो गया, तो इसका वेलोसिटी क्या लेंगे? u2 इक्वल टू 0। और आफ्टर कोलिजन जो फ्लोर है वो तो हिलेगा भी नहीं, जो दीवार है उस पर बॉल से मारेंगे तो दीवार तो हिलेगा भी नहीं, तो फिर जो वाल है, फ्लोर है, इस सब की वेलोसिटी क्या लीजिएगा? v2 ऑल्सो इक्वल टू 0। अब देखिए ये भी एक ऑब्लिक कोलिजन ही हो गया। तो ऑब्लिक कोलिजन में जैसे अभी काम किए हैं, चलिए रिजॉल्व करते हैं। वेलोसिटीज को ले लेते हैं, यहाँ पे हम x एक्सिस, y एक्सिस ले लिया हमने। अब मोमेंटम, इसका m1 u1 है, मोमेंटम को रिजॉल्व करिए, या फिर उसी तरह से वेलोसिटी को रिजॉल्व करके मोमेंटम निकाल लेंगे। तो चलिए इसको यहाँ से शिफ्ट करते हैं। जैसा कि बच्चों हमने आपको पढ़ाया है फोर्स के समय, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगता है तो उस ऑब्जेक्ट के टेल पर फोर्स को दिखाइए। सिमिलरली मोमेंटम भी जो दिखाइए तो ऑब्जेक्ट के टेल पर दिखाइए। रेजोल्यूशन जब भी करिए किसी वेक्टर को तो टेल पर करिए, जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो हम पढ़े थे। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, एंड सो हमने u1 वेलोसिटी को यहाँ पे लाया, u1 के टेल को रखा हमने यहाँ पे जहां पर फोर्स काम कर रहा है, एक्शन रिएक्शन बॉल। ये बॉल मान लीजिए, सपोज ये बॉल है, ठीक है, बॉल और फ्लोर के बीच जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर शिफ्ट करा हमने u1 को। अब u1 का कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। तब ये एंगल, इसको I बोला, इंसिडेंट रे की तरह हो गया u1 इनिशियल वेलोसिटी। अब नॉर्मल हो गया ये हमारा y एक्सिस, नॉर्मल टू द स्ट्राइकिंग सरफेस, इस पे नॉर्मल, एंड सो इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आप पढ़े हैं। अब ये जो एंगल हो जाएंगी वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये I हो जाएंगे। अब u1 का कंपोनेंट करते हैं हम, तो इधर की तरफ क्या होगा? u1 cos I, और इधर की तरफ क्या लीजिएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो फिर ये हो जाएगा u1 sin I। अब ये जो एंगल है इसको मैं R बोल रहा हूं, क्योंकि एक बॉल ऐसे स्ट्राइक किया, इधर रिफ्लेक्ट हो गया, तो रिफ्लेक्ट हो गया है लाइक रिफ्लेक्टेड रे समझ लीजिए v1 की डायरेक्शन को, नॉर्मल टू स्ट्राइकिंग सरफेस एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। चलिए बच्चों अब v1 को रिजॉल्व करते हैं, तो फिर इधर की तरफ v1 का कंपोनेंट क्या होगा? v1 एंगल R है, cos R, इधर की तरफ क्या लीजिएगा? v1 का कंपोनेंट, यहाँ लिखते हैं, तो v1 का कंपोनेंट इधर cos लिए तो इधर sin हो जाएगा, तो ये हो गया v1 sin R। अब रेजोल्यूशन हो गया along x एक्सिस, along y एक्सिस, दोनों एक्सिस के along। अब हमें इक्वेशन की जरूरत है, ठीक है। आइए यहाँ पर सबसे पहले x एक्सिस पर विचार करिए। क्या x एक्सिस के along कोई एक्सटर्नल फोर्स है हमारे ऑब्जेक्ट पर? नहीं। कोलिजन के समय ओनली इंटरनल फोर्सेस होते हैं, मोमेंटम कंजर्व होते हैं। तो पहले x एक्सिस के along कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को यूज करिए, तो मेंशन करिए बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो x एक्सिस के along पहले की मोमेंटम, पहले की वेलोसिटी u1, तो फर्स्ट बॉडी का x एक्सिस के along मोमेंटम m1 u1 sin I, m1 u1 sin I। दूसरे बॉडी का मोमेंटम क्या लीजिएगा? m2 into u2 0। आफ्टर कोलिजन m1 का वेलोसिटी x एक्सिस के along क्या है? v1 sin R। तो मोमेंटम m1 का क्या होगा? m1 v1 sin R। नाउ जैसा कि देख रहे हैं m1 कैंसल, ये हो गया u1 sin I। जैसे हमें तो निकालना है यहाँ पर v1 और R, हमारा जो यहाँ पर प्रॉब्लम है, हमें आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकालनी है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालनी है।
चलिए, तो इसके लिए अननोन को रखते हैं LHS में V1 sin R इक्वल टू U1 sin I, इक्वेशन 1। अब y एक्सिस के अलोंग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को यूज करिए, बहुत अच्छा रहेगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की मदद आप सारे कोलिजन में लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन मैं तो कहूंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को ही यूज करिए फर्स्ट इक्वेशन में, और देन मोमेंटम कंजर्वेशन उसके बाद लगा लीजिए। बहुत इजी ढंग से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो चलिए लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको मैं ई से डिनोट कर रहा हूं। न्यूटन ने कोलिजन के लिए इसको डिफाइन किया, जिससे कि कोलिजन के प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। तो चलिए अब ई इक्वल टू लिखते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसका मॉडुलस लीजिए अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब जरा इस फिगर में देख लें, फिर कुछ बात करूंगा मैं आपसे। इसका भी मॉडुलस लीजिए, क्योंकि ई नेगेटिव नहीं होता है। आपने पढ़ा है पिछले लेक्चर में इलास्टिक कोलिजन के लिए ई क्या होता है 1, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए क्या होता है 0, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए दोनों का मॉडुलस लेंगे। आइए देखते हैं ई इक्वल टू, अब रहा कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या u1 ले लें, u2 ले लें, v1 ले लें, v2 ले लें? नो, यहीं पर मैंने आपको बताया था कि जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन निकालने के लिए ये जो दोनों रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं, ये होना चाहिए नॉर्मल टू स्ट्राइकिंग सरफेस। जिस सरफेस के बीच कोलिजन हुआ है उस पे परपेंडिकुलर के अलोंग लेना है आपको। ये दोनों ध्यान रखिएगा। मैं भी बहुत सारे बुक्स में देखा हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने भी देखा है, लोग बोल देते हैं इतना बोल देने से नहीं चलेगा काम आपका, ठीक है, गलती हो जाएगी। तो फिर गलती से बचने के लिए ध्यान रहे कि हम लोग जो ये दोनों वेलोसिटी जो लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड अप्रोच, ये लेंगे स्ट्राइकिंग सरफेस, जिस सरफेस पर हिट किया है उसके परपेंडिकुलर के अलोंग लेंगे। तो चलिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को पहले देखते हैं। सेपरेट हुआ है इस वेलोसिटी से, फ्लोर से ये दूर गया है, तो फिर इसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, ध्यान रखिए v1 cos r। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो जैसा कि याद होगा va माइनस vb, तो फिर इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, फ्लोर की वेलोसिटी को माइनस करेंगे, v2 को माइनस करेंगे जो 0 है, तो यही हो गया, ठीक है, इसका मॉडुलस। नाउ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अब u1 वेलोसिटी से ये आया है, अप्रोच क्या है, नजदीक आया है, तो फिर नजदीक आने के समय रिलेटिव वेलोसिटी, इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, लेकिन बच्चों वही नॉर्मल टू स्ट्राइकिंग सरफेस, जिस सरफेस पर हिट किया है उसके परपेंडिकुलर लेंगे। तो अप्रोच की वेलोसिटी, आने की वेलोसिटी क्या है u1, इसका कंपोनेंट है u1 cos i, माइनस फिर इसमें से u2 को माइनस करेंगे हम, ठीक है, -0 लेंगे नहीं, मॉडुलस ले लीजिए, ठीक है। अब यहां पर कहेंगे कंपोनेंट में माइनस दे दीजिए, मन हो तो आप दे दीजिए, लेकिन ध्यान रहे कि हमें लेना है मॉडुलस। आप चाहें तो यहां भी माइनस दे लीजिए, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू, ये हो गया v1 cos r अपॉन u1 cos i। अब क्रॉस मल्टीप्लाई लीजिए, v1 cos r इक्वल टू e इंटू u1 cos i, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, फटाफट सॉल्व करिए, हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब इसको सॉल्व करेंगे, निकल जाएंगे, जो भी निकालना है सब निकल जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे,
बहुत सारे बुक्स में लोग खाली लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, नो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और हमेशा परपेंडिकुलर टू स्ट्राइकिंग सरफेस लेना है दोनों वेलोसिटी आपको, जो न्यूटन ने डिफाइन किया था उसी पर आपको चलना है, किसी बुक किसी वीडियोस पर नहीं, न्यूटन की बात पे चलनी है। चलिए तो नाउ निकालते हैं, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करिए, v1 निकल जाएगा तुरंत। तो स्क्वायरिंग लिखिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो v1 स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में लेते हैं साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इक्वल टू राइट साइड u1 स्क्वायर साइन स्क्वायर आई प्लस ई स्क्वायर u1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई u1 स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं तो बच जाएगा साइन स्क्वायर आई प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई, ये बच गया नाउ कॉस स्क्वायर आई। अब v1 इक्वल टू, ये तो 1 हो गया, v1 स्क्वायर हटा रहे हैं, राइट साइड रूट लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, u1 स्क्वायर का रूट निकल जाएगा u1 और रूट के अंदर में रह जाएंगे साइन स्क्वायर आई प्लस ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई। चलिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप यदि याद रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अब इक्वेशन 1 को 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे, v1 कैंसल, साइन आर अपॉन कॉस आर क्या होगा, tan r हो जाएंगे। राइट साइड जब इसको इससे डिवाइड करेंगे u1 कैंसल, नाउ साइन आई अपॉन कॉस आई tan i होगा, tan i अपॉन ई हो जाएंगे। अब यहां से आप r निकाल सकते हैं, ठीक है, मैं यहीं छोड़ता हूं ताकि आपको याद रखने में आसान होगा, ठीक है। अब जरा इलास्टिक कोलिजन पर गौर कर लीजिए। इन एन इलास्टिक कोलिजन में आपने पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इक्वल टू क्या होता है, 1। अब देखिए बच्चों, इक्वल टू 1 हो जाने से कितना बड़ा फायदा है हमें कि जैसे आप रखेंगे इलास्टिक कोलिजन में, जैसे 1D कोलिजन में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैं थोड़ा लिखना चाहूंगा, E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, यही निकला था हेड ऑन कोलिजन में। अब देखिए यदि E का वैल्यू 1 कर दें तो क्या आवेगा आपको v2 माइनस v1, ठीक है। यदि E इक्वल टू 1 होता है तो आवेगा v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब मैं आपसे बोलूंगा कि यदि इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है ना, तो उसमें आप E को 1 लेकर के एक इक्वेशन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लेकर के एक इक्वेशन बना लीजिए और एक इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन लेकर बना लीजिए और दोनों को सॉल्व कर लीजिए, फटाफट प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आइए अब जरा E इक्वल टू 1 दे करके देखते हैं। पहले इसमें E इक्वल टू यदि 1 ले लिए जाए, 1 ले लेंगे तो साइन स्क्वायर आई प्लस कॉस स्क्वायर आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, v1 इक्वल टू u1। अब बच्चों यदि टारगेट जिसको हिट करते हैं यदि वो बहुत ज्यादा मास वाला है तो इलास्टिक कोलिजन में जिस स्पीड से बॉडी कोलाइड करता है उसी स्पीड से वो रिटर्न हो जाते हैं, ठीक है। यदि एक बॉल से एक ट्रक पर आप मारिए तो बॉल आपका सीधे रिटर्न हो जाएगा उसी स्पीड से, यदि ट्रक रेस्ट में है तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा केस आया है। अब r चाहिए हमें, E का वैल्यू 1 लीजिए तो क्या होगा, tan r इक्वल टू tan i, नाउ r इक्वल टू i, यानी कि I इक्वल टू r, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कहेंगे ये तो लाइट में होता है, बिल्कुल होता है, सही बात सुन रहे हैं। आपको पता है कि लाइट फोटोन से बना हुआ है, तो फोटोन की कोलिजन जब मिरर से होते हैं ये इलास्टिक कोलिजन है, एंड सो एंगल ऑफ इंसिडेंस
लाइट के लिए इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इलास्टिक कोलिजन में पार्टिकल भी यदि होंगे तो भी वहां पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे की तरह मान लीजिए इसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बच्चों हम लोगों ने एनसीईआरटी की सारे टॉपिक को कर लिया है पूरा। अब हम लोग पहले एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे एक्सरसाइज को, उसके बाद में बाकी बुक को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।